हाँ जी, विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। प्रिय विद्यार्थियों कैसे हैं? मेरे सभी कॉलेज के ऑफलाइन स्टूडेंट जो मुझे ऑनलाइन अभी देख पा रहे हैं, नए व्यूअर्स, आप सभी कैसे हैं? बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, आई होप आप स्टडी कर रहे हैं, इतिहास विषय का अध्ययन आप घर पर रहकर अच्छे से कर पा रहे हैं। और काफ़ी लंबा समय हो गया, मैं सोच रहा था कि बीए प्रथम वर्ष जो सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, उनके इतिहास की क्लासें ऑनलाइन मैं स्टार्ट करूं। लेकिन साथ ही क्या है कि बीएड की और साइकोलॉजी की क्लासें जो रीट के लिए अनिवार्य विषय है मनोविज्ञान, उसकी क्लासें मैंने शुरू कर दी। अभी मैंने सोचा कि मेरे जो विद्यार्थी हैं, जो ऑफलाइन विद्यार्थी हैं, जो घर रह कर के स्टडी कर रहे हैं, तो उनको भी मैं कुछ ना कुछ मटेरियल जो है प्रोवाइड करवाऊँ इतिहास विषय से संबंधित। तो आइए आज से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। बीए फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको पता है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय और दूसरे जो अन्य विश्वविद्यालय हैं, सभी में सेमेस्टर सिस्टम, सेमेस्टर प्रणाली लागू कर दी गई है। हर 6 महीने में पेपर होते हैं। अभी जनवरी के अंदर ही आपके जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर वालों के। और अब जो है मई के अंत में या जून में जो है आपके प्रस्तावित हैं सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने, आपके प्रस्तावित है जून के अंदर। तो अपनी जो ये वीडियो क्लास है, इसके माध्यम से आपके इतिहास का जो सिलेबस है विद्यार्थियों, उस सिलेबस के अंदर 2 पेपर हैं आपके सेकंड सेमेस्टर में। इतिहास के आपके 2 पेपर हैं। दोनों पेपर के नाम आपको पता होना चाहिए। इतिहास विषय की अपन बात कर रहे हैं। इतिहास विषय के अंतर्गत विद्यार्थियों आपके 2 पेपर हैं, 2 पेपर होंगे आपके, जिसमें देखिए जो आपका फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर इतिहास का जो फर्स्ट पेपर है, उस पेपर का नाम क्या है? उस पेपर का नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास की बात कर रहे हैं। हालांकि आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर भी जो पहला पेपर था आपका, वो प्राचीन भारत का इतिहास ही था, लेकिन वो प्रारंभ से था। प्रारंभ से जब सभ्यता संस्कृति मनुष्य की जब बसना स्टार्ट किया, जब उसकी सभ्यता का विकास हुआ, वहां से लेकर के और आपके लास्ट में जो वंश आए, मौर्य वंश है, उसके बाद में शुंग वंश है, इन वंशों तक का जो इतिहास था वो अपन ने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर फर्स्ट पेपर में अपन पढ़ चुके हैं। लेकिन अब जो आपका सेकंड पेपर है, जो इतिहास का जो आपका सॉरी 2 पेपर होंगे, मैंने ये लिखा है 2 पेपर होंगे। हाँ, 2 पेपर होंगे। अब जो आपका सेकंड सेमेस्टर है और सेकंड सेमेस्टर के अंदर इतिहास का जो पहला पेपर है, क्योंकि आपको पता है हर सेमेस्टर में आपके विषय के 2 पेपर होते हैं। इतिहास आपका विषय है तो 2 पेपर इतिहास के, हिंदी है तो हिंदी के 2 पेपर होंगे, राजनीति विज्ञान के 2 पेपर होंगे, भूगोल है तो भूगोल के 2 पेपर होंगे। ठीक है? ये बात आपको पता है। तो आपके इस सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी जो है इतिहास विषय के 2 पेपर होंगे और उसकी प्रिपरेशन, दोनों पेपरों की प्रिपरेशन तैयारी जो है वो मैं करवाऊँगा। मेरे से जितना भी बन पाएगा, जितने भी टॉपिक मैं कवर कर पाऊँगा, वो टॉपिक मैं आपके इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से कवर करूँगा। तो अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए व्यूअर्स हैं, जो नए विद्यार्थी हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाएँ। ठीक है? वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। व्हाट्सएप के ग्रुप आपके बने हुए हैं तो उन ग्रुपों में आप शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस सीरीज़ के माध्यम से, इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से चैनल से जुड़ सके, ठीक है? और लाभान्वित हो सके। चलिए, अब अपन बात कर रहे हैं, थोड़ा-सा सिलेबस की चर्चा कर रहे हैं अपन कि इतिहास विषय सेकंड सेमेस्टर में आपके 2 पेपर होंगे। उसमें जो पहला पेपर है, वो प्राचीन भारत का इतिहास है, जिसके अंदर गुप्तों से अपन स्टार्ट करेंगे और संगम साहित्य तक जो है आगे चलेंगे अपन। दक्षिण भारत के राजवंश हैं, इनका भी अपन अध्ययन करेंगे। तो नाम वही है, प्राचीन भारत का इतिहास है, लेकिन इसका टाइम पीरियड अलग है। इसलिए जो है 300 ईस्वी इसका टाइम पीरियड, स्टार्टिंग पीरियड है 300 ईस्वी, और इससे फिर ये आगे चलेगा संगम साहित्य तक चलेगा। संगम इतिहास और संगम साहित्य तक ये चलेगा। दक्षिण भारत के राजवंश भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे और बहुत सारे राजवंशों का अपन इसमें अध्ययन करेंगे भारत के। ठीक है? तो ये फर्स्ट पेपर है। अब सेकंड पेपर की बात करते हैं अपन। सेकंड पेपर की बात करते हैं विद्यार्थियों। जो सेकंड पेपर है आपका, वो राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान का इतिहास। ठीक है? सेकंड पेपर आपका राजस्थान का इतिहास है। तो राजस्थान का इतिहास हालांकि बहुत से बच्चों का पढ़ा हुआ होता है, कोई ना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो राजस्थान का इतिहास आपको पढ़ने को मिलता है, तो ज़्यादा आपको इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, प्राचीन भारत का इतिहास है, इसको अपन अच्छे से करेंगे और उसके बाद में जब राजस्थान का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। हालांकि राजस्थान का इतिहास जो है, ये पुस्तक जो है वो सेकेंड ईयर के अंदर लगी हुई है।
जो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हैं, उनके पेपर सिलेबस के अंदर जो है राजस्थान का इतिहास लगा हुआ है। लेकिन इन्होंने इस बार सिलेबस में परिवर्तन किया है महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय ने। तो जो सेकेंड ईयर की जो राजस्थान का इतिहास पुस्तक थी, उस पुस्तक को जो है सेकेंड सेमेस्टर इतिहास के सेकेंड पेपर के अंदर जो है रख दिया है। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के इतिहास से भी हमें परिचित होना ज़रूरी है। हम राजस्थानी हैं, राजस्थान के निवासी हैं, इस मातृभूमि के। तो हमें जो है इस मातृभूमि के बारे में पता होना चाहिए। इस मातृभूमि का जो शौर्यकालीन वीर वीर इतिहास रहा है, उस वीर इतिहास के बारे में हमें जो है मालूम होना ज़रूरी है। इसीलिए शायद गवर्नमेंट ने जो है, यूनिवर्सिटी ने जो है राजस्थान का इतिहास फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड पेपर के रूप में लगाया है। तो इसका भी अपन अध्ययन करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे। अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं आपका, जिसका नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है? चलिए, ये सिलेबस, ये 2 पेपर थे जिनकी बात अपन ने करी है। सिलेबस तो अपन जैसे-जैसे पढ़ते जाएँगे टॉपिक, मैं आपके जो टॉपिक करवाऊँगा वो सारे सिलेबस के अनुसार ही करवाऊँगा। तो सिलेबस को अलग से लिखने की और टाइम खराब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने सीधे टॉपिक के ऊपर चलते हैं अब। ठीक है? हाँ, आप जुड़े हुए रहना और जो भी मैं लिखवाऊँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको आप अपने पेपर में कॉपी के अंदर जो है नोट करते रहना। कॉपी पास में लेकर बैठना, कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो बोर्ड पर लिखी जाए या मैं बोलूँ, आपको लगे कि वो इम्पोर्टेंट है, तो आप वीडियो को पॉज़ करके और उन चीज़ों को लिख भी सकते हैं। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पेपर आपका प्राचीन भारत का इतिहास, सेकंड सेमेस्टर, बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट। अभी मैं बार-बार ये बात इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि अगर आप बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और अगर आपके पास इतिहास विषय है और सेकंड सेमेस्टर आपका पेपर आने वाले हैं जून में, तो आप इस वीडियो क्लास को, लेक्चर को आसानी से आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर रहे हैं, तो उससे संबंधित अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक आते हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे पहला विद्यार्थियों जो आपका टॉपिक है वो है गुप्त वंश। किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त वंश के विषय में पढ़ेंगे विद्यार्थियों। गुप्त वंश के अगर टाइम पीरियड की अपन बात करते हैं, तो इसका गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड है वो लगभग 250 से 250 250 भी कह सकते हो आप, 300, 250-300 ईस्वी से लेकर के और आपके 550 और 600 ईस्वी तक का जो टाइम है विद्यार्थियों, ये 2 मैंने टाइम इसलिए लिखे हैं। 250 से 550, कुछ किताबों में 250 से 550 लिखा हुआ है और कुछ किताबों में 300 से 600 लिखा हुआ है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप एक मोटा-मोटा दिमाग में ध्यान रखना कि भाई 300 से 600 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, वो गुप्तों का काल है। यानी गुप्त वंश ने जो है, गुप्त वंश के जो राजा हैं, उन्होंने शासन किया था भारत की राजनीति के ऊपर। ठीक है? ये आपको टाइम पीरियड ध्यान रखना है। मोटा-मोटा ही रटना नहीं है, बैठ के रटने बैठ गए आप। ऐसे रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल वे के अंदर आपको थोड़ा-सा बस एक मोटा-मोटा दिमाग में आइडिया रखना है कि भई 300 से 600 ईस्वी तक का जो टाइम है, वो गुप्त वंश का जो है टाइम पीरियड है। चलिए, अब गुप्त वंश की बात कर रहे हैं तो विद्यार्थियों देखिए, गुप्त वंश से पहले हमने मौर्य वंश पढ़ा था, है ना? ऑफलाइन क्लास में आपको मैंने मौर्य वंश पढ़ाया था और मौर्य वंश का जो इतिहास का जो टाइम पीरियड है, वो मैंने आपको बताया था। मौर्य वंश का जो टाइम पीरियड है विद्यार्थियों, मौर्य वंश, इसका जो टाइम पीरियड है वो 323 से और 184 ईसा पूर्व माना जाता है। 323 से 184, यानी कि इस टाइम पीरियड के अंदर मौर्यों ने जो है वो भारत की राजनीति के ऊपर शासन किया था, अपना प्रभुत्व जमाया था। अब मौर्य वंश का जब पतन हो गया, मैंने बताया आपको, मौर्य वंश का जब पतन हो गया, तो भारत के ऊपर कोई भी ऐसा राजवंश नहीं बचा जो भारत की पूरी पूरी जो भारत का जो क्षेत्रफल है, उसके ऊपर अपना एक छत्र राज कर सके। ऐसा कोई वंश जो है भारत के अंदर उभर करके नहीं आया। मौर्य वंश ही था जो सबसे ताकतवर वंश था और जिसने भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं के अंदर अपने साम्राज्य को जो है बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में फैला लिया था। लेकिन मौर्यों के बाद में, जैसे कि आपको पता है, पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश आया, कर्ण वंश आया, कई सारे वंश आए, लेकिन ये वंश जो हैं वो केवल और केवल एक छोटे राजनीतिक क्षेत्र तक सिमट कर रह गए, अपने एरिया को बढ़ा नहीं पाए। लेकिन इन वंशों में से निकल करके एक वंश ऐसा आया जिसने पूरे भारत के ऊपर एक छत्र शासन स्थापित कर दिया, और वो वंश कौन सा था विद्यार्थियों? वो वंश था गुप्त वंश। ठीक है? तो भारतीय इतिहास का गोल्डन पीरियड अगर किसे कहते हैं, तो वो गुप्त वंश को ही कहते हैं। भारतीय इतिहास का सुनहरा समय जो है, वो गुप्त गोल्डन पीरियड जो है, वो गुप्त वंश को कहते हैं, क्योंकि गुप्त शासकों ने जो है बहुत चतुराई से शासन किया था और गुप्त शासकों के द्वारा बहुत से इमारतों का निर्माण करवाया गया, मंदिरों का निर्माण करवाया गया,
बहुत सी कलाओं को प्रोत्साहन इन्होंने दिया था। तो सांस्कृतिक अगर हम धरोहर की बात करें कि सांस्कृतिक युग, भारत का एक सांस्कृतिक युग था गुप्त काल, जिसके अंदर भारत ने बहुत ज़्यादा तरक्की की थी, प्रोग्रेस की थी। इसीलिए भारत का गोल्डन पीरियड जो है, किसे कहते हैं? गुप्त काल को कहते हैं। ठीक है? तो देखिए मैंने आपको बताया कि मौर्य वंश के बाद में भारत पर बहुत से जो है वंशों ने शासन किया, लेकिन वो पूरे भारत को अपने अधीन नहीं कर पाए। पूरे भारत पर एक छत्र शासन अपना स्थापित नहीं कर पाए। देखिए जैसे मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। ये एक मोटा-मोटा मैंने मैप बनाया है। तो भारत के ऊपर बहुत से छोटे-छोटे मौर्यों के बाद में बहुत से छोटे-छोटे जो है राजवंश पनपे थे। इसमें अगर अपन बात करें तो कुषाण वंश है, उसके अलावा आपके वाकाटक है, वाकाटक वंश है, उसके अलावा दक्षिण भारत के अंदर सातवाहन वंश है, ठीक है? सातवाहन वंश है। उसके अलावा आपके जो है शुंग वंश है, शुंग वंश है। इस तरह से जो है भारत के अंदर विद्यार्थियों बहुत सारे वंशों ने जो है शासन किया, लेकिन ये अपने-अपने क्षेत्र में सिमट कर रह गए। इनका क्षेत्र जो है, दायरा जो है, वो बढ़ नहीं पाया, अपने एरिया तक ही रह गए। पूरे भारत के अंदर इन्होंने शासन नहीं किया, शासन नहीं कर पाए, क्योंकि इनमें इतनी क्षमता नहीं थी कि ये जो है एक छत्र राज स्थापित कर दे भारत के अंदर। तो एक छत्र राज जो है इनसे पहले मौर्यों ने किया था। मौर्यों के बाद में कोई भी राजनीतिक शक्ति ऐसी भारत के अंदर नहीं पनपी जो पूरे भारत को एक छत्र, एक शासन के अंतर्गत एक एक छत्र अधिकार कर ले, यानी कि एक राजा पूरे भारत के ऊपर अधिकार कर ले और भारत के लगभग क्षेत्रों को जीत करके और वहां पर अपना शासन स्थापित कर ले। ऐसा कोई भी नहीं था। लेकिन 300 ईस्वी के अंदर जो है एक वंश ऐसा उभर कर आया जिसने भारत के ऊपर एक छत्र शासन स्थापित किया। चाहे हम चंद्रगुप्त प्रथम की बात करें, चाहे हम समुद्रगुप्त की बात करें, समुद्रगुप्त के विजय अभियानों को पढ़ेंगे अपन, इसमें समुद्रगुप्त ने किस तरह से चारों दिशाओं के अंदर जो है अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। इसीलिए इसको भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। विंसेंट स्मिथ विद्वान है जिन्होंने समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा था। इसीलिए कहा था क्योंकि चारों दिशाओं के अंदर समुद्रगुप्त ने अपना शासन स्थापित कर लिया था। आगे पढ़ेंगे अपन समुद्रगुप्त के बारे में, चिंता की बात नहीं है। अभी मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि आपके मस्तिष्क के अंदर एक चित्र बन जाए कि भाई गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड है वो किस तरह से चला, गुप्तों ने किस तरह से भारत पर शासन किया। ठीक है? तो अब अपन बात करते हैं गुप्त वंश की। एक एक करके बात चलते हैं अपन, और गुप्त वंश की एक एक करके जो भी इसके पॉइंट होंगे उन सब की अपन बात करेंगे। हाँ, तो हेडिंग आपने डाल दी है गुप्त वंश। गुप्त वंश का जो है टाइम पीरियड आपने डाल लिख दिया है। चलिए अब अपन बात करते हैं कि गुप्त वंश के अंतर्गत जो है विद्यार्थियों कि एक्चुअल में गुप्त वंश की उत्पत्ति उत्पत्ति कैसे हुई और गुप्त वंश जो है किस जाति से संबंधित थे, गुप्तों की जाति क्या थी। एक्चुअल में ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि गुप्तों की, आपके देखिए जो सिलेबस में जो लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है कि गुप्तों की उत्पत्ति, उत्पत्ति के स्रोत, यानी कि गुप्तों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, उत्पत्ति कहाँ से हुई इनकी, उनकी जानकारी के स्रोत क्या हैं और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ये दो टॉपिक आपके मिलते हैं। तो पहले अपन इस टॉपिक को लेते हैं कि गुप्तों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है, यानी कि वो किस जाति के थे, वो किस धर्म के थे, इसके बारे में अपन जानकारी हासिल करते हैं। तो देखिए गुप्तों की उत्पत्ति के स्रोतों की बात करें विद्यार्थियों, तो आपकी हेडिंग मेन हेडिंग हो जाएगी गुप्तों की उत्पत्ति। गुप्तों की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं अपन। गुप्तों की उत्पत्ति के अंदर विद्यार्थियों अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग मत प्रकाशित किए हैं। किसी ने उन्हें ब्राह्मण बताया है, किसी ने इनको क्षत्रिय बताया है, किसी ने वैश्य बताया है, किसी ने इनको जो है आपके शूद्र बताया है। तो ये जो अलग अलग विद्वानों ने अपने मत दिए हैं उन मतों की चर्चा अपन कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इस पे डिस्कस करना जरूरी है। तो देखिए गुप्तों की उत्पत्ति को लेकर के सबसे पहला जो मत है वो ब्राह्मण मत है। ब्राह्मण मत, ब्राह्मण मत का मतलब है कि गुप्तों को ब्राह्मण बताया है। तो ऐसे कौन से विद्वान हैं जिन्होंने गुप्तों को ब्राह्मण बताया है विद्यार्थियों? तो ब्राह्मण बताने वाले गुप्तों को दो विद्वान हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है। एक तो है आपके प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी, प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी,
इतिहासकार है प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी। इन्होंने जो है गुप्तों को ब्राह्मण बताया है। और उसके साथ ही एक आपके हैं श्री राम गोयल, श्री राम गोयल। ये दो व्यक्ति विद्यार्थियों ऐसे हैं जो गुप्तों को क्या बताते हैं, ब्राह्मण बताते हैं कि गुप्त जो थे वो एक्चुअल में ब्राह्मण थे। और देखिए ये जो ब्राह्मण मत है विद्यार्थियों, ये सर्वाधिक मान्य मत है, ये भी आप लिख लेना, सर्वाधिक मान्य, सर्वाधिक मान्य मत है, यानी कि इस मत को सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया है और ऐसा माना गया है अधिकतर इतिहासकारों के द्वारा कि गुप्त जो थे वो रियल में ब्राह्मण ही थे। अब देखिए प्रोफेसर हेमचंद्र राय चौधरी और श्री राम गोयल ने गुप्तों को ब्राह्मण किस आधार पर कहा है? गुप्तों को ब्राह्मण इसलिए कहा है क्योंकि देखिए सुनिए आप स्टोरी। चंद्रगुप्त द्वितीय की, चंद्रगुप्त सेकंड जो अपन आगे शासक पढ़ेंगे, समुद्रगुप्त का पुत्र था चंद्रगुप्त द्वितीय, इसको विक्रमादित्य भी कहते हैं, उपाधि है उसकी विक्रमादित्य की। तो चंद्रगुप्त सेकंड की, चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्त। और उस प्रभावती गुप्त का पूना ताम्रपत्र मिला है, प्रभावती गुप्त का पूना से एक ताम्रपत्र मिला है। उस ताम्रपत्र में जो है गुप्तों को धरण गोत्र का बताया है। किस गोत्र का बताया है? धरण गोत्र का। तो आप लिख लें इस चीज को ताकि आपके ध्यान में रहे। हेमचंद्र राय चौधरी और श्री राम गोयल ने किस आधार पर गुप्तों को ब्राह्मण बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए आधार, देखिए आधार है चंद्रगुप्त, लिखेंगे आप चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री, चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र, पूना ताम्रपत्र से, पूना ताम्रपत्र से गुप्तों को धरण गोत्र का बताया है, धरण गोत्र, धरण गोत्र का बताया गया है, धरण गोत्र का बताया गया है। देखिए इसको समझिए, चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री है प्रभावती गुप्त, उसने पूना ताम्रपत्र, पूना कहाँ है भाई? पूना, पूना महाराष्ट्र के अंदर है। तो पूना से एक ताम्रपत्र मिला है। ताम्रपत्र मैंने आपको बताया इतिहास को जानने का एक स्रोत है ताम्रपत्र। तांबे का पत्र यानी तांबे की एक शीट है बड़ी, और उस शीट के ऊपर खोद करके लिखा गया है। ठीक है, तो ये ताम्रपत्र जो होते हैं इनके ऊपर विद्यार्थियों जो राजा होते थे, शासक होते थे, वो अपना दान वगैरह कोई दिया करते थे, तो उस दान की जानकारी जो थी उसको इस ताम्रपत्र के ऊपर अंकित करवाया करते थे। तो पूना से ताम्रपत्र मिला है किसका? प्रभावती गुप्त का। और प्रभावती गुप्त कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है। और इस ताम्रपत्र से जो है इसने क्या बताया है? इसने बताया है कि जो गुप्तों का गोत्र है वो धरण गोत्र है, और जाति क्या बताई है? ब्राह्मण बताई है। गोत्र आप समझ रहे हैं, हर जाति का अपना गोत्र होता है, अलग अलग गोत्र होते हैं, जाति तो एक है, गोत्र कई सारे होते हैं। ठीक है ना? तो गुप्त, ये धरण गोत्र जो है ये किसका गोत्र है? ब्राह्मणों का गोत्र है। तो इस आधार पर जो है प्रभावती गुप्त ने क्या बताया गया है? गुप्तों को ब्राह्मण बताया है। और जब ये एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें, भाई ये क्या है? ये स्रोत है। और किसी भी चीज को, कोई तथ्य को प्रमाणित करने के लिए स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो स्रोत हमें मिल गया जब, तो हम इस स्रोत के आधार पर जो है कह सकते हैं कि गुप्त जो है वो ब्राह्मण थे। और इसी स्रोत के आधार पर हेमचंद्र राय चौधरी और श्री राम गोयल ने भी क्या मान लिया कि भाई गुप्त क्या थे? गुप्त ब्राह्मण थे। अच्छा, प्रभावती गुप्त का जो ये ताम्रपत्र मिला है, पूना ताम्रपत्र, इस पूना ताम्रपत्र में प्रभावती गुप्त ने इस आधार पर कहा है गुप्तों को धरण गोत्र का, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, जब ये बात चली है तो हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में प्रभावती गुप्त की जो शादी है, प्रभावती गुप्त का जो विवाह है विद्यार्थियों, ये भी आप लिख लेते हैं। प्रभावती गुप्त, प्रभावती गुप्त का विवाह, प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश, वाकाटक नरेश रुद्रसेन, वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड से हुआ, रुद्रसेन सेकंड से हुआ। प्रभावती गुप्त जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री है, इसकी शादी किससे हुई है? वाकाटक के नरेश रुद्रसेन सेकंड से हुई थी है। और ये रुद्रसेन सेकंड जो है विद्यार्थियों, ये क्या था? ब्राह्मण था, विष्णुवर्धीय ब्राह्मण था ये। इसका गोत्र था विष्णुवर्धीय, विष्णुवर्धीय गोत्र
ब्राह्मण। ठीक है, तो ये जो प्रभावती गुप्त का जिससे विवाह हुआ है वो रुद्रसेन सेकंड है, और ये भी क्या था, ब्राह्मण था। तो ऐसा माना गया इतिहासकारों के द्वारा कि भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह जब एक ब्राह्मण के साथ में किया है, तो इसका मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय भी क्या था, ब्राह्मण था। और इस आधार पर ऐसा मान लिया गया कि गुप्त जो थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे। और इसीलिए हेमचंद्र राय चौधरी और श्री राम गोयल ने जो है गुप्तों को ब्राह्मण होना स्वीकार किया है। इसीलिए इस मत को सबसे ज्यादा सर्वाधिक सर्वाधिक मान्य मत माना गया है। सभी विद्वानों ने जो है इस मत की पुष्टि की है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये ब्राह्मण मत है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन चलते हैं क्षत्रिय मत की तरफ कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जो गुप्तों को क्षत्रिय मानते हैं, राजपूत मानते हैं। यानी कि वो ऐसा कहते हैं कि गुप्त जो थे वो राजपूत थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रियों की संतान थे। तो दूसरा हमारा जो मत है विद्यार्थियों वो है क्षत्रिय, क्षत्रियों से उत्पत्ति। हाँ, दूसरा मत जो है विद्यार्थियों वो क्षत्रियों से उत्पत्ति का मत है। और क्षत्रियों से उत्पत्ति से संबंधित जो मत है उसके जो प्रतिपादक है या इस मत की जो पुष्टि करने वाले विद्वान हैं उनका नाम हमें पता होना चाहिए। एक तो है आपके गौरी शंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर G.H. ओझा भी आप लिख सकते हो इनको, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। और साथ में दूसरे हैं R.C. मजूमदार। दूसरे जो विद्वान है विद्यार्थियों वो है R.C. मजूमदार। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने गुप्तों को क्या माना है, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने गुप्तों को क्या माना है, गुप्तों को जो है क्षत्रिय माना है यानी कि राजपूत माना है। ठीक है, तीसरा मत है विद्यार्थियों वैश्य, वैश्य उत्पत्ति। यानी वैश्यों से उत्पत्ति का सिद्धांत या मत की पुष्टि किसने की है, तो इसकी पुष्टि की है रोमिला थापर ने। रोमिला, रोमिला थापर, ये भी इतिहासकार है। रोमिला थापर, रोमिला थापर जो है इन्होंने गुप्तों को क्या माना है, वैश्य माना है। ठीक है, चलिए अब चौथा मत देखते हैं। और चौथा मत है विद्यार्थियों शूद्र, शूद्र यानी निम्न जाति। तो निम्न कुल का किसने माना है, निम्न कुल, गुप्तों को निम्न कुल का किसने माना है, तो इसको मानने वाले विद्वान हैं जिनका नाम है केपी जायसवाल। केपी जायसवाल, केपी जायसवाल। सवाल पैदा कर दिया, सवाल खड़ा कर दिया जायसवाल ने। क्या सवाल खड़ा कर दिया कि भाई जो गुप्त से जो है वो ब्राह्मण नहीं थे बल्कि वो क्या थे, शूद्र थे। वो तो निम्न जाति के थे, वो तो निम्न जाति से बिलोंग करते थे। ये किसने कहा है, केपी जायसवाल ने कहा है। यानी सवाल खड़ा कर दिया इन्होंने, गुप्तों के उत्पत्ति के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया केपी जायसवाल ने। ठीक है, तो इनको शूद्र मानना है। एक मत और है जो अपन मानते हैं, जो गुप्त काल के ऊपर लिखने वाले साहित्यकार हैं जिनका नाम है चंद्र गोमिल। चंद्र गोमिल, चंद्र गोमिल का ग्रंथ है विद्यार्थियों व्याकरण, चंद्र व्याकरण भी कहते हैं इसको। चंद्र गोमिल का ग्रंथ है व्याकरण। और इस चंद्र गोमिल ने इस व्याकरण के अंदर, अपनी व्याकरण के अंदर, अपने ग्रंथ के अंदर जो है गुप्तों को जट जाति का बताया है। जट, जट कह दो या जाट कह दो एक ही बात है। क्या बताया है, गुप्तों को जट। अब इन्होंने जो जट शब्द का प्रयोग किया है लेकिन इसको अपन जो है जाट कह सकते हैं। तो गुप्तों को जाट किसने बताया है, चंद्र गोमिल की चंद्र व्याकरण में बताया गया है। तो इस तरह से ये 5 मत है विद्यार्थियों जिनकी पुष्टि अलग अलग विद्वान अपने हिसाब से करते हैं। तो ये गुप्तों की उत्पत्ति से संबंधित जो है ये मत है। अब अपन आगे चलते हैं और गुप्त वंश के बारे में। आगे जो गुप्त वंश की जो स्रोत मिलते हैं यानी गुप्तों की जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो अब हम उनकी बात करेंगे कि गुप्तों की जानकारी के स्रोत क्या क्या है। हाँ जी विद्यार्थियों, अब जो है अपन जान लेते हैं गुप्तों के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, यानी कि जानकारी के स्रोत क्या क्या है। गुप्तों के बारे में जानकारी हमें किन स्रोतों से प्राप्त होती है कि भाई गुप्तों से संबंधित जो तथ्य हैं वो तथ्य हमें कहाँ से मिलते हैं, उसके बारे में अपन जान लेते हैं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे गुप्तों के विषय में, गुप्तों के विषय में
जानकारी के स्रोत, जानकारी के स्रोत। तो सबसे पहले हम गुप्तों के बारे में, जानकारी के स्रोतों के बारे में जान लेते हैं कि एक्चुअल में गुप्त जो है उनके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वो कौन से विभिन्न स्रोत हैं जिनसे हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे विद्यार्थियों पुराणों की। पुराणों में बात करें तो आपके वायु पुराण है, विष्णु पुराण है, ब्राह्मण पुराण है ना, पौराणिक ग्रंथ है। इन पुराणों के अंदर जो है गुप्त शासन के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। गुप्तों के ऐतिहासिक क्रम की जानकारी प्राप्त होती है, गुप्तों की वंशावली है, गुप्तों ने किस प्रकार से भारत की राजनीति में जो है कार्य किया, उन्होंने कहाँ कहाँ शासन अपना स्थापित किया, ये सारी जानकारी जो है हमें कहाँ से प्राप्त होती है। गुप्तों के वंशों की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये हमें पुराणों से ज्ञात होती है। और पुराणों में भी कौन से पुराण हैं? वायु पुराण है, वायु पुराण है विद्यार्थियों, विष्णु पुराण है, विष्णु पुराण है, और वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण है, ब्राह्मण पुराण है। तो ये पौराणिक ग्रंथ है जिनसे हमें जो है गुप्तों के बारे में, गुप्तों के शासन के बारे में और गुप्तों की वंशावलियों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। चलिए अगला बात करते हैं विद्यार्थियों, अगली बात करते हैं। और अगला जो ग्रंथ है जिससे हमें गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उस ग्रंथ का नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ जो है विद्यार्थियों, इसके लेखक हैं विशाख दत्त। इसके लेखक का नाम है विशाख दत्त। विशाख दत्त कौन है? विशाख दत्त संजय दत्त के भाई हैं क्या? नहीं, संजय दत्त के भाई नहीं है, ये तो प्राचीन कालीन लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जिनका नाम है विशाख दत्त। और ये इन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम जो ग्रंथ है विद्यार्थियों, ये विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके भाई रामगुप्त के ऊपर लिखा था। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, स्टोरी बता देता हूँ। एक्चुअल में क्या हुआ था कि इतिहास में रामगुप्त की प्रमाणिकता नहीं मिलती है। रामगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त कौन सा? सेकंड, जिसको हम विक्रमादित्य बोलते हैं। तो इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि रामगुप्त नाम का एक व्यक्ति है जो समुद्रगुप्त के बाद में शासक बना था। लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि रामगुप्त के बारे में कोई भी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है, तो हम नहीं मान सकते कि रामगुप्त नाम का कोई राजा, कोई शासक जिसने शासन किया था भारत में, ऐसा नहीं मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि समुद्रगुप्त के ही दो पुत्र थे, जिसमें एक का नाम था रामगुप्त और एक का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, और इन दोनों पुत्रों में से बड़ा जो था ये रामगुप्त था, इसलिए समुद्रगुप्त के बाद में शासक कौन बना था? रामगुप्त बना था। तो रामगुप्त का विवाह हुआ था विद्यार्थियों, दोनों भाइयों में से जो रामगुप्त है इसका विवाह हुआ था, उस कन्या का नाम था ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी, ध्रुव स्वामिनी नाम की कन्या के साथ में रामगुप्त का विवाह हुआ था। और रामगुप्त के इस विवाह के बाद में, ध्रुव स्वामिनी से विवाह के बाद में शकों का आक्रमण हुआ था। शकों का जो है भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था, और रामगुप्त ने शकों से भयभीत होकर के, शकों से डर के, और अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी जो है वो शकों को सौंप दी। शक राजा तो जो था उसे ध्रुव स्वामिनी सौंप दी कि भैया मेरे को छोड़ दो, मेरी पत्नी को ले लो आप। तो इस बात का पता कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को लगा, इसको मालूम चला कि इस तरह से जो है रामगुप्त भैया ने जो है भाभी जी को, शकों को सौंप दिया है। तो चंद्रगुप्त सेकंड को बड़ा गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि इसने जो है कहते हैं रामगुप्त की हत्या कर दी, और साथ ही शकों को भी क्या कर दिया? पराजित कर दिया, और एक उपाधि धारण कर दी, धारण कर ली, इसे कहते हैं सकारी। शकों का अरी, यानी शकों को पराजित करने वाला, सकारी की उपाधि धारण कर ली चंद्रगुप्त ने, और अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर ली। और हत्या करने के बाद में जो है विवाह कर लिया, किसके साथ में? ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया। तो ये पूरी स्टोरी जो है, ये पूरी स्टोरी जो है विद्यार्थियों, देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ में लिखी है। किसने लिखी है? विशाख दत्त ने लिखी है। ठीक है, तो इस ग्रंथ से भी, देवी चंद्रगुप्तम ग्रंथ से भी जो है हमें गुप्तों के बारे में जो है जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, उस समय की शासन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है, और राजनीतिक अस्थिरता की भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। हाँ, अब देखिए, अब देखिए विद्यार्थियों, अब अपन आगे और ग्रंथों की बात करते हैं जिनसे हमें गुप्तों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। दो ग्रंथ या दो विवरण ऐसे हमने पढ़ लिए हैं जिससे हमें गुप्तों की जानकारी प्राप्त हो रही है। अगला जो है विद्यार्थियों 3 नंबर का जो स्रोत है वो है हमारा मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम, मृच्छकटिकम जो ग्रंथ है विद्यार्थियों, इसकी रचना जो है किसने की है? शूद्रक ने की है।
शूद्रक नामक साहित्यकार है, विद्वान है। इसने मृच्छकटिकम ग्रंथ की रचना की है। एक्चुअल में मृच्छकटिकम शब्द का मतलब होता है मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना। मिट्टी का खिलौना एक कहानी है ये, मिट्टी का खिलौना। और इसी ग्रंथ की रचना शूद्रक ने की है। और इस ग्रंथ के माध्यम से जो है हमें तत्कालीन राजनीति और इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है, गुप्तों के विषय में। ठीक है। अगला देखिए 4 नंबर का जो ग्रंथ है विद्यार्थियों, जिससे हमें गुप्तों की जानकारी प्राप्त होती है, वो है कालिदास की रचनाएं। कालिदास की रचनाओं से भी जो है हमें गुप्तों की जानकारी प्राप्त होती है। कालिदास की रचनाएं, आपको पता है कालिदास की बहुत सी रचनाएं हैं। मुख्य रूप से कालिदास की रचनाओं के अंदर 3 नाटक आते हैं उनके, और 2 उनके महाकाव्य हैं, 2 उनके खंड काव्य हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। चलिए देखिए, देखते हैं अपन विद्यार्थियों। इनके जो महाकाव्य हैं, दो महाकाव्य हैं इनके। उन महाकाव्यों के अंदर आपका एक है रघुवंश, रघुवंश, और एक है कुमार संभवम, कुमार संभवम। ये इनके 2 महाकाव्य हैं। उसके अलावा 2 इनके खंड काव्य भी हैं। खंड काव्य, 2 इनके खंड काव्य हैं विद्यार्थियों। इसमें एक है ऋतु संहार, ऋतु संहार, और एक का नाम है मेघदूत। मेघदूत, मेघ को दूत बना के भेजा है, ये लो मेघदूत। 2 इनके खंड काव्य हैं। उसके अलावा 3 इनके नाटक हैं, वो भी अपने को पता होने चाहिए। नाटक, ढिंग ढिंगा ढिंग नाटक, नाटक वो वाले नाटक। 3 नाटक है इनके। 3 नाटक कौन कौन से हैं, आपको उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिसमें एक है अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम। एक है आपका मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि, मालविकाग्नि मित्रम। और तीसरा है विद्यार्थियों इनका विक्रमोर वंशियम, विक्रमोर वंशियम, विक्रमोर वंशियम। ठीक है। इन ग्रंथों के बारे में अपन आगे और डिटेल में चर्चा करेंगे। एक एक ग्रंथ के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी चूंकि हम गुप्तों के विषय में जानकारी के स्रोतों की बात कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कालिदास की रचनाएं कौन कौन सी है, और इन रचनाओं के माध्यम से भी जो है कालिदास ने गुप्तों के बारे में हमें जानकारी प्रदान की है। ठीक है। तो ये गुप्त साहित्य जो है, ये हमें गुप्तों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो 4 ग्रंथ अपने हो गए हैं, 4 स्रोत जो है वो हमने देख लिए हैं गुप्तों के बारे में जानकारी के। उसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, अब अपन बात करते हैं फाहयान के ग्रंथ की। फाहयान, फाहयान, फाहयान विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के शासनकाल में जो है फाहयान भारत आया था, और भारत में आकर के इसने जो है यहाँ पर अध्ययन किया था। अध्ययन किया था, यहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी, और फिर वापस अपने देश चला गया था। तो फाहयान का ग्रंथ है जिसका नाम है फो को की, फो को की। ये ग्रंथ है विद्यार्थियों फाहयान का, फो को की। और फाहयान आया कब था, चंद्रगुप्त सेकंड के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय का जो टाइम पीरियड था, उस चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पीरियड के टाइम में जो है फाहयान भारत के अंदर आया था। और इस ग्रंथ के माध्यम से उसने गुप्तों के बारे में हमें जानकारी दी है। जानकारी का स्रोत है ये गुप्त वंश के बारे में। अगला देखिए, अगला हम देखते हैं हेनसांग की बात करते हैं विद्यार्थियों। हेनसांग, हेनसांग जो कि हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। हर्षवर्धन जो कि उत्तर भारत का एक शासक था। उत्तर भारत में थानेश्वर, स्थानेश्वर जो स्थान है हरियाणा के अंदर, वहां पर जो है हर्षवर्धन ने अपना शासन स्थापित किया था। तो हर्षवर्धन के समय में हेनसांग भारत आया था। और उस समय जब हर्षवर्धन भारत पर शासन कर रहा था, उस समय गुप्तों का अंतिम पीरियड चल रहा था, यानी गुप्तों का एकदम आप कह सकते हैं पतन का समय था। तो उस टाइम में जो है हेनसांग भारत आया था, और इसका एक ग्रंथ था जिसका नाम था सीयू की, सीयू की। और इस सीयू की ग्रंथ के अंदर जो है विद्यार्थियों, हेनसांग ने जो है गुप्तों के पतन के बारे में, या कह सकते हैं कि परवर्ती गुप्त, यानी कि गुप्तों के एंडिंग जो स्टेज थी, गुप्तों का जो वंश का जो एंडिंग जो टाइम था, पीरियड था, उसके बारे में जानकारी, और उस समय की जो गुप्त शासन की जानकारी, गुप्त राजनीतिक स्थिति की जानकारी, इतिहास की, कला संस्कृति की, ये सारी जानकारियां जो है वो हमें हेनसांग प्रदान करते हैं अपने ग्रंथ से, जिसका नाम है सीयू की। ठीक है। चलिए अब और देखते हैं। उसके अलावा विद्यार्थियों, अगर हम बात करें हेनसांग की, तो हेनसांग ने गुप्त शासक थे एक कुमार गुप्त।
गुप्त शासक थे कुमार गुप्त। कुमार गुप्त, ऐसा कहते हैं कि इन कुमार गुप्त ने जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में है, तो कुमार गुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक बताया है। नालंदा विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय का, नालंदा विश्वविद्यालय का क्या बताया है विद्यार्थियों? संस्थापक बताया है। ठीक है, तो हेनसांग ने जो है अपने इस ग्रंथ के माध्यम से बताया है कि गुप्तों का जो एक राजा है कुमार गुप्त, इस कुमार गुप्त ने जो है बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो शिक्षा का केंद्र माना जाता है नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के अंदर। तो हेनसांग के इस विवरण से पता चलता है हमें गुप्तों के बारे में। तो ये कुछ गुप्तों के विषय में जानकारी के स्रोत थे। और भी स्रोत हैं जिनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। हाँ विद्यार्थियों, अब अपन और स्रोत हैं जिनकी बात कर लेते हैं। तो अन्य स्रोतों में अगर देखें विद्यार्थियों, तो हमें समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति है जो कि इलाहाबाद से प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति जो कि कहाँ स्थित है विद्यार्थियों? इलाहाबाद में स्थित है। लेखक कौन है इसके प्रयाग प्रशस्ति के? लेखक हमें पता होने चाहिए। लेखक जो है विद्यार्थियों वो हरिशेन है। हरिशेन है। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है विद्यार्थियों। ये किस भाषा में लिखी हुई है? संस्कृत भाषा में ये जो है प्रयाग प्रशस्ति लिखी हुई है। 33 लाइन है इसमें, 33 लाइन्स, यानी कि 33 लाइनें या 33 वाक्य जो हैं वो लिखे हुए हैं इस प्रयाग प्रशस्ति के ऊपर। संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। लेखक हरिशेन है। इलाहाबाद में लगी हुई है। प्रशस्ति आपको पता होना चाहिए क्या होती है। राजा की प्रशंसा में जब कोई बातें लिखी जाए तो उसको हम प्रशस्ति बोलते हैं। तो गुप्तों के बारे में जानकारी, गुप्त शासन के बारे में जानकारी और समुद्रगुप्त की विजयों का जो वर्णन है विद्यार्थियों, समुद्रगुप्त की विजयों का जो वर्णन है, विजयों का वर्णन, वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? इस प्रयाग प्रशस्ति से जो है हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये भी हमें गुप्तों के बारे में जानकारी प्रदान करती है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। इसके अलावा और देखें अपन गुप्त काल की जानकारी प्राप्त करने वाले स्रोतों में, तो विद्यार्थियों चंद्रगुप्त द्वितीय का एक मेहरौली स्तंभ मिलता है अपने को। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड का एक मेहरौली स्तंभ लेख मिलता है अपने को। मेहरौली का स्तंभ मिलता है अपने को, जो अपने को पता होना चाहिए कहाँ लगा हुआ है? दिल्ली में लगा हुआ है। दिल्ली के अंदर लगा हुआ है मेहरौली का स्तंभ। जिस स्तंभ के ऊपर किसका बना हुआ है? ये मेहरौली स्तंभ लोहे का बना हुआ है। लोहे का बना हुआ है। और देखिए उस समय का है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का है। इतना पुराना प्राचीन स्तंभ, लोहे का स्तंभ लगा हुआ है। अभी तक इस स्तंभ के ऊपर जंग नहीं लगा है। अब आप देख लो किस प्रकार का लोहा है। अभी तक इसमें किसी प्रकार का जंग नहीं लगा है, किसी प्रकार का काट वगैरह नहीं आया है इसके ऊपर, है ना इसके रंग में कोई परिवर्तन हुआ है। बिल्कुल वैसा ही लोहा जैसा होता है काले रंग का, उसी तरह से ये जो स्तंभ है विद्यमान है दिल्ली के अंदर, लोहे का बना हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है विद्यार्थियों, कि ये जो स्तंभ है इस स्तंभ के ऊपर चंद्र लिखा हुआ है। इस स्तंभ के ऊपर क्या लिखा हुआ है? चंद्र लिखा हुआ है। तो इतिहासकारों ने ऐसा मान लिया कि ये जो स्तंभ है वो चंद्रगुप्त, चंद्र जो नाम है ये हमारे चंद्र किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो मेहरौली का स्तंभ है ये भी हमें जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। चलिए और देखते हैं। इसके अलावा देखिए विद्यार्थियों, इसके अलावा अपन बात करें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख की। स्कंदगुप्त जो कि गुप्त शासक है, स्कंदगुप्त का, इसके अलावा देखिए स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का जो भीतरी अभिलेख है विद्यार्थियों, ये भी हमें जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों बहुत सी ऐसे जानकारी के स्रोत हैं जो गुप्तों के बारे में हमें जानकारी जो है उस समय तत्कालीन गुप्तों की राजनीति के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। गुफाओं की अगर बात करें तो विद्यार्थियों गुफाओं के अंदर अगर बात करें तो गुफाओं में देखिए जो आपके बाघ की गुफा है, बाघ कहाँ है? बाघ ग्वालियर के अंदर है, ग्वालियर। और ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर, आपको पता होना चाहिए। तो जो बाघ की गुफा है, इस गुफा से भी हमें कुछ चित्र प्राप्त होते हैं, उनसे हमें जो है गुप्त काल की जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा अपने को अजंता की गुफा जो है, अजंता की गुफा जो है विद्यार्थियों, इस अजंता की गुफा के अंदर भी
बहुत सारे महाराष्ट्र में है अजंता गुफाएँ, अजंता एलोरा की गुफाएँ। तो इस अजंता गुफा से भी बहुत सारे चित्र हमें प्राप्त होते हैं, गुप्त काल के चित्र हमें मिलते हैं। इसमें आपके गुफा संख्या 16 और 17, गुफा संख्या 16 और 17, ये जो गुफा संख्या 16 और 17 है, इससे भी हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये विभिन्न स्रोत हैं गुप्त काल के, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब अपन हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उसके अंदर गुप्त काल के जो शासक हैं, आपके 3 शासक मुख्य रूप से दे रखे हैं गुप्त काल के, जिसमें पहला है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, दूसरा है समुद्रगुप्त और तीसरा है चंद्रगुप्त द्वितीय। इन तीनों शासकों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और उसके बाद में फिर गुप्त काल का कला, साहित्य, विज्ञान और जो गुप्त काल ने जो तरक्की की है, जिसके आधार पर जो है गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है, उन चीज़ों का अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार पुनः रिपीट करके वीडियो को देख लेना, ताकि कोई भी चीज़ जो है छूटे नहीं, आप अच्छे से इनको समझ सकें। रेगुलर क्लास अपनी चलेगी, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही जो है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।